इस पॉइंट। चलिए हमारी आज की इम्पोर्टेंट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर पहला है, विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर पहला है आपका कतर, ऑप्शन नंबर बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है चीन और ऑप्शन नंबर डी है भारत। तो मैं आपको बता दूं, जो कतर है ना, वहाँ दुनिया का प्रति व्यक्ति आए सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक क्या है? कतर। ठीक है, क्या है यह? दुनिया का प्रति व्यक्ति सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है। उसके बाद देखेंगे, हालांकि कुल मिलाकर सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन चीन है। ठीक है, मतलब शुरुआत तो वहीं से हुई है, चीन से। इसके बाद अभी जो नई रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ है, वर्ष 2012 में उत्सर्जन पिछले एक दशक के औसत के, ठीक है, कितने उत्सर्जक पिछले एक दशक के औसत के आधे से भी कम बढ़ा है, मतलब बहुत ही कम बढ़ा है। इसके बाद देखेंगे इसकी मुख्य वजह क्या है कि अमेरिका का जो ऊर्जा के लिए चट्टानों से निकलने वाली जो गैसें होती है, अमेरिका में जो ऊर्जा के लिए चट्टानें रहती है ना, जिनसे निकलती है जो गैसें, यानी शेल गैस। कौन सी निकलती है उन चट्टानों से? गैस, शेल गैस निकलती है। तो इसी गैस के कारण क्या है, इसे जाना गया है। ठीक है, जबकि चीन में हाइड्रो पावर का इस्तेमाल कितना होता है? 23% बढ़ा है। ठीक है, हमसे पूछा गया है विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा कि कतर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, पहले मैं आपको ऑप्शन देखेंगे, मेथेन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी सल्फर हेक्साक्लोरोफाइड, ऑप्शन नंबर डी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ग्रीन हाउस के बारे में जानेंगे। ग्रीन हाउस गैसें, ठीक है, ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन अतः भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। किसके लिए उत्तरदायी होती है? जो वातावरण और जलवायु होता है ना, इसमें परिवर्तन के लिए, और जो भूमंडलीय उष्मीकरण होता है इसके लिए क्या होती है? यह उत्तरदायी होती है। इसमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन किसमें होता है? सुनिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद वाष्प, ओजोन आदि करती है। कौन कौन करते हैं इसका उत्सर्जन? तो इसका उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड करता है, नाइट्रस ऑक्साइड करता है, मीथेन क्लोरोफ्लोर करता है, कार्बन वाष्प करता है, उसके बाद ओजोन आदि करते हैं। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन उत्सर्जन 10 से 24 सालों में 40 गुना बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 10 से 24 सालों में 40 गुना बढ़ गया है। ठीक है, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। ठीक है, तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का एक बहुत बड़ा प्रदूषण है। ठीक है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हमने ये पढ़ा कि मेथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी है, और उसके बाद क्या आएगा? एक और फोर्थ, तो ये तीनों ही है। क्या है? ये ग्रीन हाउस गैस है, मगर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, क्योंकि यह क्या है? यह एक सबसे बड़ा, मतलब यह एक बड़ा प्रदूषण है, लेकिन यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हमसे पूछा गया है ये कौन सी गैस नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फोटोकेमिकल धुंध में हमेशा ओजोन होते हैं, ये तो राइट है, क्योंकि फोटोमेडिकल में धुंध में हमेशा ओजोन होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड का जहरीला प्रभाव ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के लिए अधिक से अधिक आकर्षित है, ये वाला ऑप्शन भी आपका राइट रहेगा। लीड ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है, ये भी राइट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई नहीं। तो क्या है कि ये जो सारे ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन सही है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे कथन सत्य है। कौन कौन से? पहला देखो, फोटोकेमिकल धुंध में हमेशा ओजोन होती है। ठीक है, फोटोकेमिकल में क्या होता है? हमेशा धुंध में हमेशा ओजोन होती है। उसके बाद क्या आएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड का जहरीला प्रभाव। किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड का जो जहरीला प्रभाव है, ये ऑक्सीजन की तुलना में क्या होता है? हीमोग्लोबिन के लिए अधिक से अधिक आकर्षक
होता है। किसके लिए आकर्षक होता है? अधिक से अधिक हीमोग्लोबिन के लिए अधिक से अधिक आकर्षक है। उसके बाद तीसरा क्या आएगा? लीड ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषण है। ठीक है, आपके तीनों जो है ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों क्या है? ये तीनों कथन सत्य है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इसमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन देखेंगे, चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट विटिटेकर, ऑप्शन नंबर सी ऑथर टांसले, ऑप्शन नंबर डी अर्नेस्ट हेकल। तो मैं आपको बता दूं कि इकोलॉजी या परिस्थिति विज्ञान, ठीक है, दोनों चीज़ें एक ही है। तो इकोलॉजी या परिस्थिति विज्ञान परिस्थिति का अध्ययन करने वाली पर्यावरण की एक शाखा है। किसका? परिस्थिति, जो परिस्थितियाँ होती है उनका अध्ययन करता है कौन? इकोलॉजी या परिस्थिति विज्ञान। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1866 में की गई थी। किसकी स्थापना? इकोलॉजी की स्थापना। ठीक है, और में अर्नेस्ट हेकल ने की थी। किसने की थी? अर्नेस्ट हेकल ने की थी। वापस एक बार रिपीट करती हूँ, इकोलॉजी या पारिस्थितिक विज्ञान परिस्थिति का अध्ययन करने वाली पर्यावरण की एक शाखा है। इसकी स्थापना कब की गई थी? किसकी? इकोलॉजी की स्थापना 1866 में अर्नेस्ट हेकल ने की थी। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा, अर्नेस्ट हेकल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती है क्या कहलाती है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर पहला है आपका एच प्रजातियां, ऑप्शन नंबर बी किस्टोन प्रजातियां, ऑप्शन नंबर सी एंडेमिक प्रजातियां, ऑप्शन नंबर डी फोस्टर प्रजातियां। तो मैं आपको बता दूं, इकोटोन प्रजाति, ठीक है, दो बायोम के मध्य का एक संक्रमणकालीन क्षेत्र, दो बायोम के मध्य का जो एक संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है, ये क्या कहलाता है? ये इकोटोन कहलाता है। ठीक है, इकोटोन में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली प्रजाति कौन सी है? एज प्रजाति है। कौन सी? एज प्रजाति है, जो क्या है? प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, एक बार रिपीट कर दे, दो बायोम के मध्य, ठीक है, दो बायोम के मध्य का जो संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है, इसे क्या कहते हैं? इकोटोन कहलाता है। इकोटोन में प्रचुर मात्रा में जो पाए जाने वाली प्रजाति है वह कौन सी है? तो वह प्रजाति एज प्रजाति कहलाती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, एज प्रजाति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है? ठीक है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए है केवलादेव नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर बी मानस नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर सी दुग्धा नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर डी है जिस कार्बेट नेशनल पार्क। तो मैं आपको बता दूं कि जो साइबेरियन सारस यह एक खतरे में प्रजाति है। क्या है? खतरे में प्रजाति है। यह भारत के केवल लादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है। क्या है? मतलब ये बहुत खतरे वाली प्रजाति है। तो ये सिर्फ कहाँ पर है? यह है केवलादेव नेशनल पार्क में, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, वहाँ पर है। इसमें इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका जो क्षेत्रफल है 28.73 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 28.73 वर्ग किलोमीटर है। किसका? केवलादेव नेशनल पार्क में है, साइबर सारस का। ठीक है, सॉरी, साइबेरियन सारस का। और इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना सन 1982 में की गई थी। कब की गई थी? 1982 में स्थापना की गई थी। किसकी? साइबेरियन सारस की स्थापना की गई थी। इसका वर्ग कितना है? मैंने आपको अभी बताया 28.73 इसका वर्ग हैगा। इसके साथ साथ यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। क्या किया गया है? यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में घोषित किया गया है। देखेंगे हम, साइबेरियन सारस एक खतरे में प्रजाति है। यह भारत के केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 28.73 ठीक है वर्ग किलोमीटर है। और
इसकी स्थापना 1982 में हुई। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। हमसे क्वेश्चन पूछा है साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है, तो अभी हमने पढ़ा किस में आता है, यह केवलादेव नेशनल पार्क में आता है। अगला क्वेश्चन है चट्टानों के कितने प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो मैं आपको बता दूं जो चट्टानें होती हैं इनके 4 प्रकार है। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है अग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान और तीसरा है रूपांतरित या कार्यांतरित चट्टान। तो मैं आपको पहले अग्नेय चट्टान के बारे में बताऊंगी। अग्नेय चट्टान होती है आग से बनी चट्टानें, यानी कि जो ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा होता है इसमें क्या होता है, मोम एवं धूल के जो कणों से ये ठंडा हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि चट्टान बन जाता है। कौन सी? अग्नेय चट्टान बन जाती है। तो इन्हीं चट्टानों को क्या कहा जाता है? अग्नेय चट्टान। आग से बनी चट्टानें यानी ज्वालामुखी से निकले लावा से मैग्मा एवं धूल के कणों से ठंडा होने पर जो चट्टानें बनती है वह अग्नेय चट्टानें कहलाती है। ठीक है, उसके बाद अवसादी चट्टान। ठीक है, आपको यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। पहली हो जाएगी आग्नेय चट्टान, दूसरी हो जाएगी आपकी अवसादी चट्टान और तीसरी हो जाएगी रूपांतरित या कार्यांतरित चट्टान। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। दूसरी क्या है? अवसादी चट्टान। तो अवसादी चट्टान किसे कहा जाता है? अवसादी चट्टान का निर्माण अग्नेय चट्टानों से होता है। अब इससे कैसे होता है? जब जो अग्नेय चट्टानें होती है ना, इसका जब विखंडन होता है, मतलब उससे टूटने से क्या होता है, जब अभी चट्टान बन गई, सबसे पहले कौन चट्टान बनी? अग्नेय चट्टान। कैसे बनी? वो ज्वालामुखी से। उसके बाद क्या होता है कि जब वो चट्टानें टूट जाती है ना, तो टूटने के बाद जो चीज़ें विघटन हो जाती है, उससे क्या होता है कि अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। तीसरी कौन चट्टान है? रूपांतरित या कार्यांतरित चट्टान। यह चट्टान अग्नेय एवं अवसादी के ताप और दाब के कारण परिवर्तन होकर कार्यांतरित शैली में निर्माण होती है। अब क्या हुआ? पहले अग्नेय तो ज्वालामुखी से हो गई, अवसादी किससे हो गई? अग्नेय से। अब जो रूपांतरित और कार्यांतरित है चट्टान, ये क्या हुआ? ये इन दोनों से। किन दोनों से? अग्नेय और अवसादी चट्टान से। यह चट्टानें पृथ्वी की जो पपड़ी का एक बड़े हिस्सों से बनी होती है, जिसे रासायनिक और खनिज संयोजन द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो मैं एक बार और आपको रिपीट करती हूँ कि चट्टानें कितने प्रकार की? चट्टानें 3 प्रकार की होती है, अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित या कार्यांतरित चट्टान। तो मैं आपको बता दूं अग्नेय चट्टान किसे बोलते हैं? आग से बनी चट्टानें यानी ज्वालामुखी से निकले लावा, मैग्मा एवं धूल के कणों ठंडा होने पर जो चट्टान बनती है यह अग्नेय चट्टान कहलाती है। दूसरा है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान का निर्माण अग्नेय चट्टानों से होता है। यह चट्टानों के विघटन टूटने से होती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है? रूपांतरित या कार्यांतरित चट्टान। यह चट्टान अग्नेय एवं अवसादी के ताप और दाब के कारण परिवर्तन होकर कार्यांतरित शैली में निर्माण होती है। यह चट्टान पृथ्वी की पपड़ी की एक बड़े हिस्से से बनती है। किससे बनती है? पृथ्वी के एक बड़े हिस्से से बनती है, जिसे रासायनिक और खनिज संयोजन द्वारा वर्गीकृत किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चट्टानें कितनी प्रकार की है? चट्टानें 3 प्रकार की है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो मैं आपको बता दूं कि जो भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? यह मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? भारत के मध्य प्रदेश में है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही भारत के सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य कहाँ पर? तो सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य सिर्फ भारत के मध्य प्रदेश में है, और उसके बाद जो नेशनल पार्क है वह भी मध्य प्रदेश में ही है, और सबसे ज़्यादा नदियाँ भी मध्य प्रदेश में ही बहती है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? तो सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। इसके साथ साथ नेशनल पार्क भी
सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए यूनेस्को, ऑप्शन नंबर बी WWF, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राष्ट्र, और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी IUCN। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं अर्थ आवर जो है यह WWF द्वारा मनाया जाता है। अब ये WWF क्या है, इसे कहा जाता है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। ठीक है, क्या कहा जाता है, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के नाम से जाना जाता है किसे, WWF को। ठीक है, इसके 5 मिलियन समर्थक है। कितने मिलियन है समर्थक, तो इसके 5 मिलियन समर्थक है, और यह 100 देशों में फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है, अर्थ आवर कितने देशों में फैला हुआ है, 100 देशों में फैला हुआ है। इसका उद्देश्य धरती के संसाधनों को बचाना है। किसका उद्देश्य, अर्थ आवर का जो उद्देश्य है वह क्या है, तो इसका उद्देश्य है धरती के संसाधनों को बचाना। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, एक बार और रिपीट देखो, W आवर जो अर्थ आवर है इसका जो पूरा नाम क्या है, WWF का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। ठीक है, इसके साथ साथ इसके समर्थक कितने हैं, तो इसके समर्थक है 5 मिलियन। यह कितने देशों में फैला हुआ है, तो यह 100 देशों में फैला हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है, किसका, अर्थ आवर का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है धरती के संसाधनों को बचाना। अर्थ आवर का जो मुख्यालय यह कहाँ है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है, द्वारा पूछा है। ठीक है, किसके द्वारा मनाया जाता, तो मैंने अभी आपको बताया WWF के मतलब कि वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के द्वारा मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT। ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, NGT का मतलब होता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम। ठीक है, NGT का क्या मतलब होता है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर पहला है जस्टिस E नायडू, ऑप्शन नंबर बी जस्टिस लोकेश्वर सिंह, ऑप्शन नंबर सी जस्टिस मार्कंडेय काटजू, ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT। ठीक है, तो NGT इसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम कहा जाता है। इसकी स्थापना कब की, तो इसकी स्थापना की गई थी 18 अक्टूबर। ठीक है, कब की गई थी, 18 अक्टूबर 2010 में स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की थी, राष्ट्रीय प्राधिकरण NGT की स्थापना कब की गई थी, 18 अक्टूबर 2010 में। इसके बाद इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसके पहले अध्यक्ष थे जस्टिस लोकेश्वर सिंह थे। ठीक है, एक बार और रिपीट करती हूँ, NGT इसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम कहा जाता है। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में हुई। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसके पहले अध्यक्ष थे जस्टिस लोकेश्वर थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि जस्टिस लोकेश्वर सिंह कौन थे, NGT के पहले अध्यक्ष थे।